हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंडियन पॉलिटी 30 डेज विद राणा सर में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम 30 दिन में पॉलिटी को खत्म कर दें। ऑल दो थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, ये 30 से 40 डेज भी हो सकता है, बट वी आर ट्राइंग अ लॉट। कभी कभार लेक्चर आपके थोड़े डिलेड होते हैं या मिस हो जाते हैं, तो संडेज प्रोबेबली लेक्चर आपके मिस होते हैं, इसके लिए सॉरी। 7th को भी आपका लेक्चर मिस होगा, उसके लिए भी सॉरी। बाकी दिन ऑन टाइम आपके लेक्चर आते रहेंगे। तो आइए इस लेक्चर के पार्ट 2 पे ध्यान देते हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक इनकी पूरी ड्यूटीज पढ़ ली थी, क्या क्या ये करेंगे, वहां तक हमने बोल लिया था इनकी ड्यूटीज क्या हैं और इनका पोस्ट कितने दिन तक चलता है, कैसे चलते हैं, तो बेसिक इनका पढ़ लिया था। अब इनके फंक्शंस पढ़ने हैं हमको। मैं इनकी ओथ वगैरह सब वहां पढ़ चुके हैं। पावर एंड द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमें पढ़ने हैं। तो इनको प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर भी दी गई है, लेजिस्लेटिव पावर भी दी गई है, फाइनेंशियल पावर भी दी गई है, जुडिशियल पावर भी दी गई है, डिप्लोमेटिक पावर भी दी गई है, मिलिट्री पावर भी दी गई है और इमरजेंसी पावर भी दी गई है। इतनी पावर बेटा इनके हाथ में ऑलरेडी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जीक्यूटिव पावर जो है ये बेटा जाहिर सी बात है पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड होगी। लेजिस्लेटिव पावर जो रूल्स बनेंगे उससे रिलेटेड होगी। फाइनेंशियल पावर भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हुए चलेगी कि भाई कहाँ कहाँ पैसा देना है, कौन सा ग्रांट क्या है। जुडिशियल पावर भाई सीजीआई से लेकर है ना कोर्ट के डिसीजन मेकिंग तक में इंटरफेयर कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर जितने इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जितने डिप्लोमेट हैं वो सब यही, जितनी ट्रीटीज हैं वो सब यही साइन करते हैं। मिलिट्री पावर ये चाहते हैं कल को बैटल कर भी सकते हैं, बैटल बंद भी कर सकते हैं, इसकी शक्ति इनके पास। इमरजेंसी पावर 3 तरीके इमरजेंसी पावर दी गई है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल, ये तीनों के हेड यही है। तो देखिए कोई भी प्रेसिडेंट जब हमारे देश का भी है, भले वो नॉमिनल हो, हम कह रहे हैं नॉमिनल प्रेसिडेंट है, बट इनके पास भी एक लिमिटेड पावर सोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं। तो इनको एक पावर दी है कि हाउ ही विल एक्ट, तो सेम वे उन्हें एक्ट करना होता है, भले वो जुडिशियल पावर हो, भले वो फाइनेंशियल पावर हो, भले वो एग्जीक्यूटिव हो, भले वो लेजिस्लेटिव हो। इन सब पावर को इनको राइट डायरेक्शन में चलाने की परमिशन होती है। तो एकदम राइट वे में चलाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि किस तरह इसको चलाएंगे। और जनरली सक्सेसफुली इसको रन भी करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है क्या कहती है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेती है गवर्नमेंट हमारी, वो किन के नाम पे लेती है, राष्ट्रपति के नाम पे, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। ये रूल ये कोई भी स्पेसिफिक मैनर में रूल बना सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं इनके नाम पर, इन्हें ऑथेंटिफाइड करना होता है बस। ये रूल्स को और कन्वीनियंट बना सकते हैं, जैसे यूनियन मिनिस्ट्री है, मान लीजिए जैसे यूनियन मिनिस्ट्री है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ये चीजें देखती है, इसके रूल बदल सकते हैं। होम मिनिस्ट्री ये चीज देखती है, उसके रूल बदल सकते हैं। तो ये रूल्स चेंज कर सकते हैं, इसके इनके पास हमेशा ऑप्शन होता है। तो इसके लिए इनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, ये चीजें इनके पास है। तो ये चाहे तो मिनिस्टर्स की पावर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई कहता है कि भाई इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और अदर मिनिस्टर्स। और ये इन्हीं के प्लेजर पे है। अगर कभी नो कॉन्फिडेंट मोशन आ जाता है तो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं, लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं, सारी पावर इनके पास। ये बेटा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है इसको भी अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट इनके द्वारा होता है। और इसके बाद अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ऑफिस तभी तक चलाते हैं जब तक इनका प्लेजर होता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को भी यही लाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, चेयरमैन जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां से आप आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए बैठे, उसका चेयरमैन, गवर्नर, चेयरमैन अदर फाइनेंस कमीशन, सो ऑन। तो जितने भी यूनियन सर्विसेज हैं उनके जो हेड होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की यूनियन से और लेजिस्लेचर की प्राइम मिनिस्टर से। ये चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर से इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं। ये चाहते हैं तो प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि आप अपनी चीजें हमें बताइए, कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे सकते हैं, जो भी डिसीजन मिनिस्टर ने लिया है और वो कंसीडर नहीं किया गया काउंसिल के द्वारा, इसके बारे में भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनसे। इसके बाद एक कमीशन को इनवाइट बना सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कंडीशन के एसटी/एससी और अदर बैकवर्ड क्लास की आज की डेट में क्या कंडीशन है, इसके बारे में ये क्वेश्चन दे सकते हैं। ये इंटर स्टेट काउंसिल को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। सेंट्रल स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए जो भी इंटर स्टेट काउंसिल होगी उसको बनाएंगे कि सेंट्रल स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन बढ़ा रहे। ये एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, ये सीधे यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करते हैं, किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा।
ये जो है ये ही कैन डिक्लेयर एनी सच शेड्यूल एरिया, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया बना सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल और के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, ये कभी भी पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है, और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। ये ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं जिसको प्रिसाइड स्पीकर करेगा लोकसभा का। इसके बाद ये एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन जनरल इलेक्शन के बाद के और हर साल के फर्स्ट सेशन को अगर चाहें तो। देखिए कैन लिखा है तो ये कैन का मतलब है मैंडेशन नहीं है इनके ऊपर। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कि बिल जो पेंडिंग है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि भैया बिल कब तक क्लियर होगा। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा में कोई भी है ना मेंबर ऑफ द लोकसभा तो प्रिसाइड ओवर इस प्रोसीडिंग, इनके अगेंस्ट इनके बिहाफ पे जो भी प्रोसीडिंग देना चाहे उसके उठा सकते हैं। तब किसी को भी लोकसभा से उठा के बैठा सकते हैं जब स्पीकर और डेप्टी स्पीकर दोनों की सीट वेकेंट हो। ये इसी के साथ राज्यसभा में प्रोसीडिंग देख सकते हैं जो है ना चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन की जब सीट्स खाली हो तो भी ये राज्यसभा में भी किसी भी मेंबर को बोल सकते हैं कि आप भी बेटा उठिए और आप जो चाहें आप वो सीट ले सकते हैं। तो यहाँ पे चेयरमैन और वहाँ पे डेप्टी स्पीकर करनी है तो प्रॉब्लम होती है। ये 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो स्किल्ड होते हैं, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, आर्ट, सोशल सर्विस, उनमें से 12 राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको ये कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये 2 मेंबर्स लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के करते थे बट अब ये खत्म हो चुका है तो ये पावर जा चुकी है क्योंकि अब ऐसी कोई सीट नहीं रह गई। अब लोकसभा में कोई भी डायरेक्ट नॉमिनेटेड नहीं है, सीधे आपको इलेक्शन से आना है। इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन का पार्लियामेंट में ला सकते हैं किसी भी मेंबर का और इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन पे कि भाई देखिए ये मेंबर काम नहीं सही से कर रहा है या इसका इलेक्शन फॉल्टी था। तो प्रायर रिकमेंडेशन सॉरी इनकी प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन चाहिए होती है किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स को लाने के लिए। जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड से निकलना है तो उसकी और स्टेट की कोई बाउंड्री अगर क्रिएट होनी है तो इनकी परमिशन चाहिए। अब इनके पास कुछ पावर है, जब कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो इनके पास जाएगा, ये इसको एसेंट दे सकते हैं, एसेंट नहीं दे सकते, इसको वापस बिल को भेज सकते हैं। बट जब बिल वापस जाता है पार्लियामेंट में और ये अमेंड होके वापस आता है रिकंसिडरेशन के लिए तो इनकी मजबूरी है कि इनको इसको फिर एसेंट देना पड़ता है। ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर में भी तीनों चीजें सेम है, वही चीजें होंगी। ये बिल का एसेंट दे सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नर से कह सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नर की रिटर्न करता है बिल को, पर जब ये वापस आता है तो इनको फॉलो कराना पड़ता है। ऑर्डिनेंसेस जो पार्लियामेंट के हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये पार्लियामेंट को रीअसेंबली के लिए विद इन 6 महीने बोल सकती है। अगर पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चला तो 6 वीक के अंदर ये बोल सकती है कि इनको आना पड़ेगा और ऑर्डिनेंस किसी भी टाइम पे लाने का ये काम कर सकते हैं। ये कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इन सबको के जो लोग हैं इनसे रिपोर्ट मांगते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के सामने इनकी रिपोर्ट मांगी जाती है कि भाई इन्होंने क्या किया उसकी रिपोर्ट दें। ये रेगुलेशंस पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमनदीप, लद्दाख, है ना, पौंडीचेरी, इन सबको लेगिस्लेशन बनाते हैं और इनको जब असेंबली सस्पेंड कर देती है, डिसॉल्व कर देती है तो प्रेसिडेंट के नाम पे चलता है। फाइनेंशियल पावर, मनी बिल इंट्रोड्यूस होती है पार्लियामेंट में, इनकी परमिशन बिना नहीं हो सकती। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं यूनियन गवर्नमेंट से कि भाई आपने क्या किया, इसे यूनियन बजट बोलते हैं। ग्रांट कोई भी इनकी मर्जी के बिना नहीं जाएगी। इनके एडवाइस के बिना कंसिस्टेंसी फंड से अनफोर्सीन के एक्सपेंडिचर भी नहीं निकलेंगे, जब ये एडवांस करेंगे तभी निकलेगा। ये फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में बनाते हैं जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को चेक करते हैं। जुडिशियल पावर, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंट करते हैं। ये एडवाइस सीख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और अदर क्वेश्चन की लॉ के, और इनकी एडवाइस जो होती है सुप्रीम कोर्ट माने या ना माने ये डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं कि प्रेसिडेंट ने जो बोला है, प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी चीज गई है, सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस दे रहा है प्रेसिडेंट माने ना माने उन पर। इनके पास पार्डनिंग पावर है, ये लोगों की परमिशन के बिना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हटा सकते हैं, इनको मन करता है तो। ये जो भी डिसीजन मार्शल लॉ के अंदर है वो सारी चीजें, अगर कोई पनिशमेंट सेंटेंस दिया गया है अगेंस्ट द यूनियन लॉ तो उसके अगेंस्ट, कोई भी सेंटेंस ऑफ डेथ है तो, मतलब जितने भी आज तक के डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड वाइड होंगे, मतलब इंडिया की जुरिडिक्शन के अंदर है, उसको प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, ताकत इनके पास है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, जितनी बेटा इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जितने एग्रीमेंट हैं, जितने नेगोशिएशन है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं।
ठीक है। इसका अप्रूवल जो होता है वो बात अलग है कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना वो काम नहीं होता। ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम को, और अफेयर्स जो होते हैं उनको कि डिप्लोमेट्स भेजेंगे, बुलाएंगे, हाई कमीशन एंड इन सब के डिसीजन राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। ये सुप्रीम कमांडर है डिफेंस के, इसकी पावर इन्हें कहाँ से मिलती है, जब ये तीनों विंग्स को अपॉइंट करते हैं। अब इनके ऊपर चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है, ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। इसके बाद जब वॉर डिक्लेयर होती है, पीस कंक्लूड होती है, तो किसके नाम पर होती है, प्रेसिडेंट के नाम पर। अप्रूवल कौन देता है, पार्लियामेंट। इसके बाद इमरजेंसी पावर आती है इनकी, तीन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी बेटा तब लगती है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। इंटरनल आर्म्ड रिबेल होना चाहिए, पहले इंटरनल डिस्टरबेंस था तो इंदिरा गांधी ने जो 1975 में लगाई थी, उसके बाद इंटरनल डिस्टरबेंस हटा के इंटरनल आर्म्ड रिबेल डाल दिएगा। तो एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी लगेगी तो प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है जो दी गई है। तो ये सारी इमरजेंसीज आपके सामने हैं, जिसमें से कोई भी इमरजेंसी ये लोग चाहें तो लगा सकते हैं, और इसमें प्रेसिडेंट ही पूरी पावर लेता है। इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, वो अपलोड था, बट अभी इससे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया गया है। वो दोबारा आपके सामने आ जाएगा वक्त के साथ। जिन बच्चे क्लास कर रहे हैं उन्होंने देख लिया होगा वीटो पावर। हाँ देखिए, दुनिया में बहुत सारी वीटो पावर है। हमारे यहाँ हमारे प्रेसिडेंट को बहुत कम दी गई है। पहले वो बिल का एसेंट दे सकता है, वो विदहोल्ड कर सकता है, वो उसे वापस दे सकता है रिकंसिडरेशन के, बस इससे ज्यादा इनको वीटो नहीं मिलती। वीटो पावर मिलती है ताकि लेजिस्लेशन में कोई इल कंसिडरेशन ना हो, लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, तो इसलिए इनको वीटो पावर दी गई है। चार तरीके की वीटो पावर पूरी दुनिया में है। एब्सोल्यूट वीटो, ये याद रखिएगा, ये कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, ये आप एसेंट को रोक सकते हैं। क्वालिफाइड वीटो, ओवररिड कर सकते हो लेजिस्लेशन की जो भी चीजें हायर मेजोरिटी के साथ। सुपरविजन वीटो, आप ओवर रिटर्न कर सकते हो लेजिस्लेचर को फिजिकल ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ। पॉकेट वीटो, आप कोई एक्शन नहीं लोगे, आप चुपचाप बैठ जाओगे। भाई हमारे प्रेसिडेंट के पास तीन है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव, पॉकेट। मतलब आप होल्ड कर सकते हो, थोड़े दिनों के लिए वेट कर सकते हो। आपके पास आया कंसिडरेशन के लिए बिल, जब तक आप साइन नहीं करोगे, एसेंट नहीं दोगे, आप कुछ नहीं बोलो, आप रखे रहो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो होल्ड कर लो जितनी देर तक आप चाहते हो। उसके बाद सस्पेंसिव वीटो, आप ओवररिड कर सकते हो। जो बिल आया है वीटो का, आप कह सकते हो भाई ये डिसीजन हमें समझ नहीं आया, आप इसको देख लीजिए, है ना। तो लेजिस्लेचर में ऑर्डिनरी मेजोरिटी मिल जाए तो उसको आप ओवररिड कर सकते हो। इसके बाद पॉकेट वीटो, भाई आपका मन ही नहीं है उसका डिसीजन लेने का। भाई एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अगर आप बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसको बहुत यूज किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे। और कई प्रेसिडेंट जो आते हैं वो भी कई बार ये करते हैं। तो ये सस्पेंशन के लिए पॉकेट वीटो यूज करते हैं, वो अपनी जेब में रखे रहते हैं। जो बिल पास हो गया था उसके लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो इंडिया को ये दिए गए हैं, बल्कि इंडिया अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करेंगे उनको चारों वीटो दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बट इसके ये हेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यही है, रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ही की सारी पावर है, बट ये एड लेता है प्राइम मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की, उसके अकॉर्डिंग करता है। सारी पावर प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन प्रेसिडेंट की रिफर्स होती है, आर्टिकल प्रोविजन है 53, 74, 75। एग्जीक्यूटिव पावर की यूनियन की जो है प्रेसिडेंट के अंदर है, वो एक्सरसाइज इन्हें करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर हेड हैं, उनका काम है वो एड एंड एडवाइस करे प्रेसिडेंट को, जो इन सारे फंक्शनों का एक्सरसाइज करेगा उनके एडवाइस पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, है ना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये दिखाता है। तो ये तीन आर्टिकल आपको यहाँ पे याद करने हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट बाउंड है जो भी एडवाइस दी गई है उसको मानने के लिए, अगर प्राइम मिनिस्टर बोलता है। फिर जब जनता दल आई 44th अमेंडमेंट हुआ, उसमें लिख दिया गया कि ये ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसीडर करने को गए एडवाइस को। मतलब ऐसा नहीं तुमको कहा कि तुम मानो इमरजेंसी लगानी है तो ऐसा नहीं, तुम रिकंसीडर करो बेटा, हमारा भी मन नहीं है। तो ये शेल वर्ड जो था ये थोड़ा गड़बड़ था, उसको हटाया गया। यहाँ पर आज की डेट में प्रेसिडेंट कह सकता है कि बेटा इंक्वायर करो। उसके बाद ये है कि वो एडवाइस दे सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है, मैटर को रिकंसिडर करने को दे सकता है, बट वो एडवाइस उसके ऊपर तब भी बाइंडिंग है। भाई रिकंसिडरेशन भी बाइंडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट को उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको वो छोड़ सकता है। प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन नहीं है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जब प्रेसिडेंट
इनके लिए डायरेक्टली काम कर सकता है। जैसे जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए या कोई इशू आ जाए, सडनली मर जाए और कोई उनका सक्सेसर ना हो, तो प्रेसिडेंट इमीडिएटली लोकसभा में किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो उनको लोकसभा से बर्खास्त कर सकता है, भगा सकता है। जब चाहे तब लोकसभा को डायल्यूट कर सकता है अगर वो मेजोरिटी खत्म कर देते हैं, और री इलेक्शन के लिए बोल सकता है। तो ये सारी पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव यूनियन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो प्रेसिडेंट की सारे जितनी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जानी चाहिए उतनी खत्म कर दी। अगले लेक्चर तक के लिए वेट करिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।